So hi guys, welcome to STBZ Academy. I'm your Sandeep Bhaiya, and welcome to this course that is a ब्रह्मास्त्र बैच. नाम ही बहुत खतरनाक सा है, तो हम काम भी बहुत खतरनाक सा करेंगे. हमारा मेन पर्पस है कि आने वाले टाइम में जब भी तुम्हारा एएमयू क्लास 11 का एग्जाम, ओके, हमारा मेन पर्पस ये है कि एएमयू क्लास 11 के एग्जाम के टाइम में, ठीक है, एएमयू क्लास 11 का जो एग्जाम है उसको हम लोग कैसे 2-3 महीनों में अपन लोग कंप्लीट, मतलब उसकी प्रिपरेशन को हम कैसे कंप्लीट करें. देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा काम क्या है कि अभी तुम्हारा 20 को एग्जाम है एएमयू के लिए. कुछ बच्चे तुम में से ऐसे होंगे जो जामिया क्लास 11 में भी बैठ रहे होंगे, और कुछ डिप्लोमा के लिए भी बैठ रहे होंगे, और कुछ बच्चे हो सकता है सीएचएस में बैठ रहे हैं. ठीक है, तो ये कोर्स उन सब के लिए है. अगर आप 10th पास आउट हो या 10th में हो और आपको एएमयू, जामिया या बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, तो दिस इज अ बेस्ट कोर्स फॉर यू. ओके, तो इस कोर्स में पहला तो काम है हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे. और सिलेबस जो है मैं एक एक करके सबके सिलेबस को अभी बता दूंगा. और उसके बाद से तुम यकीन नहीं मानोगे, इतने दिन में जो भी तुम्हारे पास टाइम है 2-3 महीने का, बताओ उस्मा कितनी बार रिवीजन हो सकता है, बताओ. एक ऑन एन एवरेज बताओ. रिवीजन तो बहुत जरूरी है ना. कितनी बार रिवीजन हो सकता है, बोलो. गाइस, तुम यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 2 बार रिवीजन में करा दूंगा. और ऐसा कि मतलब तुम चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे. हम हर साल करा देते हैं, इस बार भी करा देंगे. तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे खत्म होगा, और हम रिवीजन भी करेंगे, हम लोग टेस्ट भी देंगे, और जो मैं डीपीपी तुमको दूंगा यू हैव टू सॉल्व दैट. ठीक है, सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के करना. दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. उतना काफी होगा आपको एएमयू क्रैक करने के लिए. ठीक है, तो शुरू करें. लेट्स स्टार्ट. तो गाइज, फिर से एक बार वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी. सफलता के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और आत्मविश्वास के लिए एसटीबीजी से तैयारी. एज यू नो, एसटीबी इज द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पे जो भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं सारे के सारे एएमयू से ही बीटेक एंड एमटेक हैं. तो आपको इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट कैसा मिलेगा. मार्केट में जो भी कोचिंग है उनसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा. ठीक है गाइस, ओके, फाइन. हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट मी, हु आई एम. तो आप में से मोस्टली लोग मुझे जानते होंगे गाइस. आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. आप जिस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, जो आना, जहाँ पे आना आपका ड्रीम है, मैं ऑलरेडी वहीं से बीटेक हूँ. एंड आई हैव मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, और इसके अलावा मैं गेट, जेईमेन, यूपीटीयू, एमयू ट्रिपल ई क्वालिफाई कर चुका हूँ. ऑलरेडी प्लेस्ड इन पीडब्ल्यू एंड अनअकैडमी, एंड आई हैव मेंटोर मोर देन 10,000 स्टूडेंट इन लास्ट ईयर. तो ये रही पूरी चिट्ठा मेरे बारे में. और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी यहाँ पे टीचर्स आएंगे, मैं तो अभी तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, कोई गेस करो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, बताओ. बोलो भाई, उस्मा एंड मनीषा, बताओ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, बोलो. अरे बोलो भाई, यू कैन म्यूट योर सेल्फ. या आवाज नहीं आ रही है? उस्मा, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हेलो. सर आ रही है। तो तुमने मैसेज करा था कि आवाज नहीं आ रही है. बताओ, गेस करो मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ. अरे गेस करो, इतना तो गेस कर ही सकते हो. सर में भी मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स. एक बच्चे ने बोला मैथमेटिक्स, एग्जैक्टली. पहले तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फिजिक्स, बिकॉज आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर पहले. उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में सिर्फ कुछ ही चैप्टर लूंगा, 30%. ठीक है, 30% मैं लूंगा, 30% तुम्हारे दूसरे सर लेंगे. और वो भी एएमयू से ही बीटेक हैं. ठीक है, टॉप रैंकर्स रह चुके हैं जामिया में. ओके, जामिया डिप्लोमा में उनकी फर्स्ट रैंक थी. कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जामिया डिप्लोमा एंड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन एएमयू. ठीक है, उसके बाद से केमिस्ट्री जो तुम्हें सर पढ़ाएंगे, तुम्हें दूसरे टीचर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे. बायोलॉजी के लिए वो मैम है, और लास्ट में अपन लोग पढ़ेंगे इंडो एनजीएस. मेन फोकस देखो हमारा क्या है. ठीक है, देखो इस पूरे सब्जेक्ट्स को 2-3 टीचर्स मिलके पढ़ाने वाले हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, जिसमें से मैं एक हूँ. ठीक है, मेरा काम है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन अच्छे से कवर करना. ठीक है, और बाकी के टीचर्स, अभी पूरा टाइम टेबल तुम्हें आ जाएगा.
तुम लोग सारे लोग ब्रह्मास्त्र बैच में तो जुड़ गए हो ना? कोई बाहर से तो नहीं आ गया है? हेलो उजमा, बोलते यस रहो सर। भाई। ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़े तो हो? व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग विथ मी? क्या मैं इतना डरावना लग रहा हूँ, या मेरे दो सिंह हैं जो डर के तुम लोग बैठे हुए हो, बोल नहीं रहे हो मेरे साथ? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बोलो गाइस। हेलो, यस सर। क्या मैं तुम्हें डरावना लग रहा हूँ? नो सर। ओके, तो तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग विथ मी? बोलो। सर आई एम टॉकिंग विथ यू। ओके, दैट्स ग्रेट। तो देखो, मैंने क्या बताया, मैं मैथमेटिक्स का 30% पोर्शन, 100% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देन बायो एंड इंडो एनजीएस पे अपन लोग काम करेंगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें पहले तो सिलेबस समझाता हूँ, क्योंकि पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी है यू हैव टू नो द सिलेबस, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मेरी वीडियो रुक रुक के किसी के पास तो नहीं जा रही है? ऑडियो रुक रुक के तो नहीं जा रही है? सबके पास क्लियर है ना बच्चा लोग? बोलो। यस सर। या, पता है, लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हें जब बोला जाए बोलो, तो बिल्कुल बोलना चाहिए। जैसे होता है ना, तुमने कभी खैर कथा जो लोग सुनते हैं गाँव में, मनीषा तुमने कभी कथा सुना है? नो सर। अच्छा, एक और बच्ची है मनीषा, बोलो। पता है, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। जब गांव में ना कथा होता है तो उसमें फूल लेके ना आदमी बैठा होता है, मतलब जो कत्थे पे बैठे होते हैं, तो पंडित फूल लेके आदमी बैठा होता है। अब जब पंडित जी कहते हैं फूल छोड़े, तो आदमी तभी फूल छोड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना पड़ेगी, बोलो तभी तुम्हें बोलना है। यू कैन टॉक विथ मी एनी टाइम, ठीक है? पहले सिलेबस समझो। इंडो, ओके चाहे सर। तुम एएमयू क्लास 11th वाले हो या एएमयू डिप्लोमा वाले हो, डिप्लोमा और 11th का एक ही पेपर होगा। जामिया डिप्लोमा और 11th का अलग होगा, ठीक है, और सीएचएस वालों का अलग होगा। अब मैं पहले एएमयू के सिलेबस को समझाता हूँ। फिफ्थ, इसमें देखो, टोटल तुम्हारे पेपर में जो मार्क्स आएंगे दैट इज 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है? और अगर तुम इसमें से 70 या 60 प्लस भी लेके आए, तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? 100 में से 60-70 यस नंबर सर। आराम से लेके आने पे सिलेक्शन हो जाता है। और तुम यकीन मानो, हम लोग जिस हिसाब से पढ़ाएंगे, तुम 80 मार्क्स भी लेके आ सकते हो। यू कैन ओके, तुम 80 मार्क्स तक भी लेके आ सकते हो, तो तुम्हें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, एक होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो दैट इज मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का, ठीक है? और ये बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें क्या करना है उजमा लाइफ में आगे चल के, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या मैनेजमेंट, किस कोर्स में जाना है तुम्हें? बोलो, अरे बोलो, बोलोगे गाइस? यस सर, यस सर। किस कोर्स में जाना है तुम्हें? फ्यूचर में क्या बनना है? सर नीट क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफाई करना है। अब तुम्हें पता है नीट में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है? दैट इज फिजिक्स। और फिजिक्स टफ क्यों लगता है, इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चा? इसके पीछे का रीजन ये है कि बच्चों को, बायो वालों को मैथ्स नहीं आता है। बिकॉज मैथ्स जो है, फिजिक्स जो है, टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। अ गुड मैथमेटिशियन इज अ गुड फिजिशियन। तो तुम्हें बेसिक मैथ्स आना चाहिए, और मैं जो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद आता है अपना साइंस का पोर्शन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। बायो को बहुत लोग लाइफ साइंस भी बोलते हैं। इसका पोर्शन होता है 50 मार्क्स का, ये तीनों मिला के, ठीक है? जिसमें से ऑलमोस्ट फिजिक्स का 20 नंबर होता है, 20 नंबर, ठीक है? और उसके बाद लास्ट है, दैट इज इंडो इन जीएस। कितने मार्क्स का होगा बताओ? 30 इसका हो 20। गया, 50 इसका हो गया, तो दैट इज 20। 20 इंडो का 10 इंडो का आएगा, और 10 मार्क्स जीएस का आएगा, ठीक है? तो ये हो गए 20 मार्क्स। तुमको क्वालिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट कितने चाहिए, हाउ मच यू नीड टू क्वालिफाई दिस? मान के मान के चलते हैं 70 प्लस। तो इतना टेंशन मत लेना, कूल होके पढ़ना। जितना होमवर्क दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल, ये है तुम्हारा क्वेश्चन सीट, ये एक्सरसाइज है, दिख रहा है तुम्हें? एक क्वेश्चन सीट दिख रहा है, मैं अभी डाल दूंगा, ऐप पे अपलोडेड नहीं है, बट इट विल बी अपलोडेड। ये दिख रहा है एक्सरसाइज 2, दिख रहा है ना? मतलब यहाँ से क्वेश्चंस उठा उठा के आएंगे,
तो यू हैव टू सॉल्व, और इसका आंसर की नीचे दिया रहता है, उसको सॉल्व करना है, और हम लोग ना इनके क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा तुम्हें पीवाईक्यू या तो तुम खरीद लेना या फिर बोलना मैं भेज दूंगा। एक बुक आती है, तुम चाहो तो यू कैन बाई एएमयू बूस्टर, ठीक है। ये मत सोचना मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बुक में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो तुम इसको डाउनलोड कर लेना अगर मिले तो, और नहीं तो बाई कर लेना। या फिर और बाकी तो मैं अपने साइड से जो डीपीपी दूंगा वो तो तुम्हें करना ही करना है, और एएमयू बूस्टर भी लगाना है साथ, ठीक है। तो हम लोग इस बुक को फॉलो करेंगे जो मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, और दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, ऐप पे ही डाल दूंगा, तुम ऐप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सिलेबस का कंप्लीट समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो दैट इज अबाउट योर सिलेबस। अब बात करते हैं कि सर अब तैयारी कैसे करें। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, मैं फिजिक्स पहले ही स्टार्ट करूंगा। तुम्हारी एक दिन में, गेस करो तुम्हारी कितनी क्लासेस लगनी चाहिए एक दिन में, बताओ, बोलो। 4। 4? नहीं, मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी। अगर हम 4 घंटे की क्लासेस लगाएंगे, 2 महीने में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे की क्लासेस होगी, ठीक है, जिसमें से एक फिजिक्स का चलेगा और उसके बाद एक मैथ्स का चलेगा, ठीक है। जैसे ही मैथ्स तुम्हारा चलता रहेगा, बिकॉज मैथ्स बहुत लंबा है, जैसे ही फिजिक्स खत्म होगा कौन आ जाएगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले सर आ जाएंगे, फिर केमिस्ट्री चलने लगेगा। और जैसे ही केमिस्ट्री और सर खत्म बायो। होगा, अरे रुक जाओ यार, पहले केमिस्ट्री खत्म कर ले। हम्म। जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होगा, तुम्हारी बायो वाली मेम आ जाए, ठीक है। और जो लास्ट का मंथ होता है, उसके बाद से तुम्हारा वीकली, या हो सकता है लास्ट में इंडो और जीएस चले, ठीक है, इंडो है जीएस चले, ठीक जी। है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर का आता है। तो लगभग 1.5 घंटे मैथ्स होंगे और 1.5 घंटे फिजिक्स होंगे। और इसके बाद से तुम्हारा सिलेबस टेंशन मत लो, हम 2 महीने में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, 2 से ढाई महीने लगेंगे। उसके बाद से तुम्हारे वीकली हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट में पहला तो एक टेस्ट होगा जो तुम्हें डीपीपी के तौर पे दिया जाएगा, उसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। क्या बोलते हैं? डेली प्रैक्टिस पेपर। जैसे आज मैं तुम्हें लाइट पढ़ाने वाला हूँ, अब लाइट, जैसे ही मेरा लाइट में 2 क्लास लगेगा, एक डीपीपी मिल जाएगी। ये तो जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, वो तो तुम्हें करना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा तुम्हें डीपीपी भी मिलेगी, जिसमें हर क्लास के में 15-20 सवाल होंगे, तो वो तुम्हें करके आना है, ठीक है। अगर नहीं करके आओगे तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। डीपीपी, उसके बाद से वीकली टेस्ट होगा। मान लो कोई चैप्टर खत्म हुआ, मैथ्स का एक खत्म हो गया, फिजिक्स का एक खत्म हो गया, तो हम उसका टेस्ट लेंगे, 50-50 क्वेश्चन का, 2 घंटे देके, ठीक है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हें एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज में बैठाया जाएगा। अभी तो तुम लोग अभी बैच लॉन्च हुआ है, 1-2 दिन हुआ, तो अभी तुम लोग 2-3 लोग हो, लेकिन जब हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा तो वहां पे सैकड़ों बच्चे रहेंगे, फिर तुम देखना तुम्हारी कितनी रैंक आ रही है, ठीक है। तो ये बात हुआ तुम्हारे टेस्ट की। तो यू हैव टू फोकस ऑन इट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे और तुम्हें पढ़ते जाना, नहीं, तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये तुम्हारा ना बहुत काम आने वाला है आगे भी चल के। प्रॉपर नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। टेस्ट, तुम्हें प्रॉपर टेस्ट देना होगा, तुम्हें डीपीपी सॉल्व करना होगा। डीपीपी मतलब असाइनमेंट। अच्छा, तुम ऐप में जाओ अपने, वहां पे एक असाइनमेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, खोलो ब्रह्मास्त्र बैच। मैं दिखाता हूँ, मत खोल लो तुम, ठीक है, वरना तुम यू विल कंफ्यूज कि सर क्या चल रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो बैच है, ये दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। मैं अभी तुम्हें ऐप यूज करना सिखा रहा हूँ, विच इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। अपन लोग पढ़ाई तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हें ऐप भी यूज करना आना चाहिए। वरना पता चलता है मैं बच्चों को टेस्ट ओके। देता हूँ और बच्चे कहते हैं सर टेस्ट कैसे देना है, तो फिर क्या होता है, टीचर का ही मूड खराब हो जाता है। क्योंकि मेरे पास तो 4-4 5-5 बैचेज में पढ़ाने रहते हैं, देखो 6 बैच तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो मुझे तो इन सब में पढ़ाना रहता है। अब तुम गलत टाइम पे कॉल करोगे तो मुझे लगेगा यार क्या ही परेशान कर रहा है बच्चा। अब देखो, अब सॉरी, अब देखो, ये तुम्हारा बैच है, इट्स योर बैच, आई थिंक इट्स ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है। दिख रहा है बैच अपना? यहाँ पर तुम्हें ना लाइव क्लास का ऑप्शन आता होगा। आज मैं तुम्हें लिंक भेजा हूँ, कल से लिंक नहीं भेजूंगा, कल से तुम्हें ऐप में ही दिख जाएगा। वरना लिंक भेजूंगा तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड को भी सेंड कर देते हैं कि मेरे सर की आज क्लास है, क्लास में आ जाना, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद से यहाँ पे तुम्हें कंटेंट में जाके मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बस सिलेबस डाला है, लेकिन स्टडी मटेरियल में जाओगी तो जो मैं स्टडी मटेरियल दिखा रहा था वो स्टडी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। अभी मैंने डाला नहीं है, पर आज मैं डाल दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास लेना होगा, तुम यहाँ से लाइव क्लास लोगी। अटेंडेंस तुम्हारा ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क हो जाएगा, मंथ खत्म होते तुम्हारे पापा को चला जाएगा, ठीक है। अब अनाउंसमेंट अगर मैं कोई करूंगा तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, और टेस्ट भी जब मुझे लेना होगा तो मैं यहीं पे टेस्ट भी डालूंगा, तो देयर विल बी ऑप्शन ऑफ टेस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो भी ना तुम्हें यहीं पे मिल जाएगी, जो अभी क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है आ ना? रहा है सर। हाँ, वेल डन वेल डन। अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही कहाँ कि समझ में नहीं आएगा। अभी तो मैंने तुम्हें समझाया यस कि सर। तुम्हारा रोड मैप क्या होने वाला है। इट्स योर रोड मैप, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे ही पूरे 3 महीने कायदे के साथ ढंग से मेरे साथ पढ़ाई करनी, ठीक है। यस चलो, सर। अब करते हैं पढ़ाई शुरू। ओके, हाँ। पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड, प्लीज आस्क। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम इन द क्लास। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बच्चा? नहीं है ना? सर सर, हाँ जामिया में भी निगेटिव मार्किंग होता है क्या? हाँ, देखो जामिया डिप्लोमा में होता है। हेलो, यस, एएमयू यस में सर। भी होता है और जामिया डिप्लोमा में भी होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से क्या, अच्छा ये बताओ, निगेटिव मार्किंग अच्छा है या बुरा? बोलो। अरे कौन है, किसके माइक से नॉइज आ रहा है? प्लीज तुम लोग ना जब पढ़ा करो तो हल्ला गुल्ली ना हुआ करे पास में, ये ध्यान रखा करो, क्योंकि ना इरिटेशन होता है मुझे। ये बताओ, निगेटिव मार्किंग अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बोलो। अरे बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? मैं खा थोड़ी ना जाऊंगा तुम्हें अगर तुमने गलत बोल दिया तो। Yes. बोलो, अच्छी चीज है या बुरी चीज है? इट्स गुड थिंग और नॉट? अरे बोलो। निगेटिव मार्किंग अच्छी चीज है, अब पूछो कैसे अच्छी चीज है? अरे बोलो, पूछो अच्छी सर चीज कैसे? कैसे है। मैं बताता हूँ अच्छी चीज कैसे है। हर कॉलेज में जैसे तुम्हारे यहाँ सीटें फिक्स हैं, जामिया हो या एएमयू हो, सीटें फिक्स होती हैं। मान लो तुम्हारे पास तो इस स्कूल में 100 सीट है, ठीक है। अगर मान लो निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है, निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है, तो तुम सोच रही होगी कि तुक्का भी मार देंगे, क्या पता सही हो जाए, है ना? है यस ना, सर। यही सोच रही हो ना? तो एक अकेली क्या तुम ही हो जो सिर्फ तुम्हारा ही लक काम करेगा? भाई तुक्का फिर सब मारेंगे, है ना? अरे सब मारेंगे ना। अब यस जब सर। सारे लोग तुक्का मारेंगे तो जिनका लक सबसे बढ़िया होगा, जिनका भाग्य सबसे बढ़िया होगा, उनका तुक्का ज्यादा सही होगा। और जब उनका तुक्का ज्यादा सही होगा तो क्या करेंगे, बिना पढ़ाई के भी पता चला पहुंच गए। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग है तो सारे लोग तुक्का नहीं मार सकते। जिसको आ रहा है सिर्फ वही पहुंच पाएगा। रिवेटिंग में पॉइंट। तो तुम यस सर। लक के भरोसे जाना चाहती हो या मेहनत के भरोसे, बताओ? सर मेहनत के भरोसे। एग्जैक्टली मेहनत के ही भरोसे जाना चाहिए। लक के भरोसे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्या पता तुम्हारा लक उतना अच्छा हो ही नहीं, तुमसे बढ़िया बढ़िया लकी लोग पड़े हुए हो एग्जाम में, है ना? तो तुम कहोगे सर हम यस सर। कितना भी मेहनत कर लें, एडमिशन तो उनका हो रहा है जो ज्यादा लकी है ना? और लक तुम्हारे हाथ में नहीं, पर मेहनत तो तुम्हारे हाथ में है ना, कि यस नहीं है? सर। Yes, sir. हाँ, तो तुम मेहनत कर सकती हो, भले लक साथ दे या ना दे, मेहनत से हम पा सकते हैं। अगर सिर्फ तुक्का पे हो जाए तो फिर तो वही जाएंगे जिनका लक बढ़िया है। चलो, अब शुरू करते हैं। अब मैं 10th का, देखो तुम्हारे फिजिक्स में पूरे 9th और 10th दोनों का सिलेबस आएगा। मैं 10th का एक चैप्टर उठा रहा हूँ, दैट इज लाइट। कितने लोगों ने लाइट का नाम सुना? लाइट का नाम सुना है बच्चा? यस Yes, सर। sir. ओके, व्हाट इज लाइट? पहली बात, लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट के बिहाफ पर किस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। ये किसका माइक नॉइज कर रहा है यार? हु इज दिस?
ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, और लाइट के बिहाफ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सब देखेंगे। तो देखो, पहले पहले हमें एक कंटेंट है तुम्हारा लाइट चैप्टर, जो तुम्हें पढ़ना है। पहला, लाइट किस नेचर का होता है। लाइट के प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना उजमा? सर बोलो, आवाज नहीं आ रही साफ। अभी आ रही है क्लियर? नाउ इट्स क्लियर? अब यस क्लियर सर। है? हाँ। यस तो सर। पहली बात, नेचर ऑफ लाइट। दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है। उसके बाद, लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो कैसे करती है। जैसे मान लो, मान लो एक शीशा है, एक मिरर है। अगर मैं यहाँ पे टॉर्च जलाऊं तो क्या उसकी रेट टकरा के वापस नहीं जाएगी कहीं? जाएगी ना। तो उस पोर्शन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, और यह एक लाइट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद, नेचर ऑफ इमेज। हमें कोई वस्तु क्यों दिखती है बताओ। ये पेन है, ये तुम्हें दिख क्यों रही है, रीजन क्या है? क्या मैं इसके चारों तरफ पूरा अंधेरा कर दूं तो ये पेन तुम्हें दिखेगा? ना। ना, क्यों नहीं दिखेगा? देखो, दिखने के पीछे का रीजन ये होता है कि इस पेन से लाइट टकरा के तुम्हारे आंखों तक आ रही है, तुम्हारे नैनो तक आ रही है, और तुम्हारे आंखों की रेटिना में इसका इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? इसका इमेज। इमेज बन रहा है। तो इमेज ही तुम्हें दिखता है, ये पेन नहीं दिखता है। इसका इमेज तुम्हारी आंखों में बन रहा है, और वो तुम्हें पता चल रहा है कि अच्छा ये पेन है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो रिफ्लेक्शन होता है कैसे होता है। तो पहली बात, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन शीशे से होता है। तो दो तरीके के शीशे, दो तरीके के मिरर, दो तरीके के दर्पण तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। पहला, प्लेन मिरर, और दूसरा, या तो प्लेन हो या फिर कैसा हो, स्फीयर जैसा हो, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मत स्फेयर मतलब क्या होता है मनीषा? मनीषा, क्या है? एक प्लेन मिरर है, दूसरा स्फेरिकल मिरर है। ठीक बात? ठीक है उजमा? यस सर। उसके यस बाद, सर। यस उसके बाद उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का नियम क्या है। ऐसा थोड़ी ना है कि कैसे भी इमेज फॉर्म हो जाएगा। देखो, इस पेन में और इस पेन में तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है ना बेटा? यस सर। रीजन क्या है? क्योंकि हर एक के इमेज हमारे नैनो पे, हमारे आंखों में, इन दोनों का इमेज बन रहा है अलग अलग। क्योंकि हर एक के इमेज बनने का अपना अलग नियम है, और उसके अकॉर्डिंग उसका इमेज बनता है और हमें नजर आता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनेगा, स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद से हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हारे पूरे इस चैप्टर में पूछा जाता है। फिर हम लोग समरी देखेंगे कि क्या क्या हमने सीखा इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस यस। चैप्टर में मात्र मैं 4 दिन लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 4 दिन में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके लिए चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। साथ कैसे तुम दे सकते हो बताओ? तुम मेरा साथ कैसे दे सकते हो? बोलो, अबे बोलो। देखो, एक क्लास ना डमी क्लास नहीं है। तुम यूट्यूब से नहीं पढ़ाई कर रही हो कि अच्छा चलो मैं देखता तुम कहते जाओ, है ना, मैं जिल्ले हिलाई हूँ और आप अनारकली हो, आप डांस करते जाओ, मैं बस देखूंगी बैठ के आराम से। ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ। यहाँ तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। बोलो, कैसे तुम मेरा ओके साथ सर। दोगी? बोलो। सर आप जो पढ़ाएंगे उसे समझ के और और अच्छे से पढ़ाई करके, ओके, और आपकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से गैन करके। और बताओ भाई, तुम भी बताओ उजमा। और सर टाइम पर आके। एग्जैक्टली, डेली क्लासेस करना है। पहली तो डेली क्लास में टाइमली आना है, कभी मिस नहीं होनी चाहिए क्लास किसी भी कीमत पे। यस क्योंकि सर। मेरे क्लास का नियम है, अगर तुम एक दिन पीछे हो गई तो फिर पूरे क्लास से तुम पीछे हो जाओगे। अभी तो तुम 2-4 बच्चे हो, अभी यहाँ पे 50 बच्चे आने वाले टाइम में, मतलब पूरे 15 दिन में हो जाएंगे। तो मैं आगे भागते जाऊंगा, तुम लोग पीछे छूट जाओगे। पहली चीज, डेली क्लास अटेंड करना है। दूसरा, टीपीपी जब भी दूंगा सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। और तीसरा, हाँ ना बोलना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वरना अगर तुम्हें समझ में ना आए और मैं चैप्टर खत्म भी कर दूं, तो क्या मैंने बहुत बड़ा तीर थोड़ी ना मार लिया। चैप्टर तो कोई भी खत्म कर सकता है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे जहन में चीज डाल नहीं दूंगा
तब तक मुझे फील नहीं होगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? अरे लेक्चर, अगर तुम्हें लेक्चर ही देखना हो, यूट्यूब पे इतने पढ़े हैं ना लेक्चर, लगाओ और देख लो, है ना। लेकिन वहां पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें 1 to 1 पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। बात समझ में आया? यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो चलो पहले हम लाइट के बारे में बात करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे, पढ़ाई तो करते रहेंगे। चलो लाइट के बारे में बात करते हैं। पहली बात, लाइट क्या है? सब जानते हैं लाइट क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी। ऑप्टिकल एनर्जी, लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट बाय इट प्रेजेंस। लाइट क्या है बेटा? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोलो। यस सर। यही तो है। तो एक बार क्या हुआ, लोगों ने साइंटिस्टों से पूछा, बहुत पुराने जमाने की बात है, लोगों ने साइंटिस्टों से पूछा, अच्छा सर क्या है लाइट? लोगों ने, तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला कि बेटा लाइट जो है एक एनर्जी है जो किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। लोग मान गए, ठीक बात। क्यों भाई क्यों? क्योंकि अगर लाइट नहीं है, मान लो अंधेरा कर दिया, कहीं से प्रकाश की रे नहीं आ रही है, तो मुझे कोई चीज दिखेगी ही नहीं, है कि नहीं? बात सही है। तो उन्होंने तर्क दिया, सबको समझ में आया। लेकिन कोई भी चीज है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में, दो फॉर्म में है, या तो पार्टिकल के फॉर्म में है, या तो वेव के फॉर्म में है। तुम ही सोचो, ये मेरा फोन क्या वेव नजर आ रहा है तुम्हें या पार्टिकल नजर आ रहा है? सर पार्टिकल नजर आ रहा पार्टिकल। है कि नहीं? तो लोगों ने पूछा, मास्टर एक बात बता यार, इतने बड़े बड़े तुम लोग साइंटिस्ट हो, ये बताओ वेव जो है, ये जो लाइट है, यह पार्टिकल है कि वेव है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। उस टाइम में इस पे लेके बहुत साइंटिस्टों के बीच में फाइट हुआ था, और ये सवाल आया भी हुआ है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। अगर हम नेचर के बारे में बात करें तो लाइट का नेचर जो होता है कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल। अच्छा वेव तुम समझते हो वेव क्या होता है? मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ ना, जो साउंड निकल रहा है, तरंग। ये हाँ तरंग, ये जो मैं साउंड निकल रहा है मेरे मुंह से, या पार्टिकल के फॉर्म में तुम्हारे पास जा रहा है या वेव के फॉर्म में जा रहा है? सर वेव वेव। की फॉर्म में। वेव के फॉर्म में जा रहा है, ये पार्टिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लाइट जलाता हूँ, मान लो टॉर्च जलाता हूँ, तो वह वेव के फॉर्म में जाएगा या पार्टिकल के फॉर्म में? वो भी वेव के फॉर्म में जाएगा। वेव के फॉर्म में जाएगा। और कोई? मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है, देखो। कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि सर यह जो है पार्टिकल के फॉर्म में होता है लाइट, और कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि यह जो है वेव के फॉर्म में होता है। और कौन से किस तरीके के वेव? तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। और इसके लिए ना बहुत सारे प्रूफ दिए गए हैं, बहुत सारे प्रूफ दिए गए, एक नहीं बहुत सारे। और कुछ साइंटिस्टों ने बोला, कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं नहीं साहब, ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और इसी हिसाब से तो एनर्जी डिफाइन करते हैं। वेव का, पहले लाइट का नेचर समझो, लाइट का नेचर समझो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि किस फॉर्म में होता है, वेव के फॉर्म में होता है। और बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं सर एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है। जैसे ऐसा समझो, ये दीवार है, यह दीवार है, दीवार दिख रहा है तुम्हें, रेड कलर का मैंने बना दिया है ना? अरे सोचो, एक गेंद है, एक गेंद है, क्या है बच्चा? अरे बोलो ना। बॉल देखा है तुम लोगों ने? यस सर। तुमने बॉल को उठाया और इस दीवार पे यहाँ पे मार दिया। अब इस बॉल के साथ क्या होगा? पक्का ये टकरा के इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं, रिफ्लेक्ट हो या ना हो, बॉल है, तुमने अगर इस बॉल को इस दीवार पे मारा तो ये बाउंस बैक होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर बाउंस बैक होगा? अरे कोई भी पार्टिकल अगर तुम ऐसे मार रहे यस हो सर। दीवार पे, यस सर। तो ये बाउंस बैक नहीं, तुमने बॉल नहीं खेला क्या? दीवार पे मारो वापस आएगा, दीवार पे मारो वापस आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? होगा होगा। होगा ना? यस सर। होगा ना? ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिखाए गए कि देखो यार, पार्टिकल के साथ हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, और लाइट भी वैसा ही बिहेव कर।
तो इसका मतलब क्या है, लाइट पार्टिकल है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला यार लाइट जो है वेव भी है, वेव है, क्योंकि उन्होंने वेव का एग्जांपल दिया बहुत सारा। अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, बहुत सारे उन्होंने एग्जांपल दिए कि अरे यार ये तो वेव भी है। तो इन दोनों में हो गई लड़ाई। साइंटिस्ट थे, उसमें से आधे लोग कह रहे थे ये पार्टिकल है, आधे लोग कह रहे थे वेव है। अब जब दोनों अलग अलग लोग बात बोलेंगे तो तुम किसकी बात मानोगी, है ना। कुछ साइंटिस्ट अपनी बात मनवाने पे तुले हुए थे और कुछ साइंटिस्ट अपने बात मनवाने पे तुले हुए थे। इन दोनों गुटों में चल रही थी लड़ाई। तो उस टाइम देखो, उस टाइम पे उस टाइम पे एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, एक मसीहा आया। मसीहा समझते हो? अरे बोलो ना, मसीहा समझते हो क्या होता है? नो, नो वे सर। मसीहा नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं। मतलब एक ग्रेट पर्सन आया, ग्रेट पर्सन, ग्रेट समझते हो ना, ग्रेट। यस सर। यस सर। हाँ, उसने इन दोनों में सुलह कराई और उसने प्रूफ किया। उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। और इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है बोलो। सर प्राइज मिल। हाँ, अरे नोबेल पुरस्कार क्या होता है? ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना। अरे तुम मान लो तुम कुछ अपने स्कूल में कार्यक्रम करती हो, तुम्हें कोई प्राइज मिलता है? अरे मिलता होगा यार, बुला के स्टेज पे दिया जाता है ना। यस सर। वैसे ही जब इंसान बहुत बड़ा काम करता है, मतलब ऐसा काम कि वो दुनिया में क्या लग सकता है, ला सकता है, रिवोल्यूशन ला सकता है ना। जैसे तुम ऐसे समझ लो, पहले के लोग मिट्टी के तेल से दिए जलाते थे, है ना, और यस सर। बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते थे। लेकिन तुम आई, तुम पैदा हुई और कुछ साल बाद तुमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो तुम्हारे वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, एक रिवोल्यूशन आ गया। सारे लोग क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी के नीचे आ गए, है ना। सबके घर में बिजली आ गई, क्यों? क्योंकि तुमने इसे बना दिया, तुमने इसे बनाने का फॉर्मूला लोगों को दिया। तो तुम क्या हुए, एक मसीहा हुए। तुमको क्या दिया जाएगा, नोबेल प्राइज दिया जाएगा। बात समझी? नहीं समझे? यस सर। मतलब नोबेल प्राइज इज द बिगेस्ट प्राइज। इसके लिए इन्होंने बिगेस्ट प्राइज दिया गया। अब तुम कहोगे सर झगड़ा सुलझाने के लिए भी प्राइज दिया जाता है क्या? नहीं नहीं, इसने सिर्फ झगड़ा नहीं सुलझाया था, इसने ये प्रूफ करके दिखाया था कि लाइट जो है दोनों नेचर को रखता है। कौन कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर भी और वेवलेंथ और नेचर भी। वेब नेचर पे। वेव नेचर भी। अच्छा, वेव तुमने देखा है कभी ऐसे ऐसे? वेव, वेव को समझने की कोशिश करना। कभी तुमने वेव देखा है ऐसे? ऐसे ही तो होता है वेव, टिड़िंग टिड़िंग। अच्छा, तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा हो वेव कैसे होता है, एक रस्सी ले लो ऐसे, एक बड़ी सी रस्सी ले लेना। मेरे पास रस्सी नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं तो वायर ही मिलेगा। एक को ना, एक उसमें बांध देना और एक को दूसरी तरफ बांध देना, और बीच में ना इसको उठा के ऐसे, इसको उठा के ऐसे छोड़ देना। देखना ऐसे ही जाएगा, है ना। तो दैट इज वेव, इसी तरीके से जाएगा। या फिर सिंपल, तुम लोग कभी तालाब के किनारे गए हो? यस सर। यस उसमें सर। एक पत्थर मारना, उसकी पानी जो होगी ना ऐसे जाएगी चारों तरफ, है कि नहीं। यस सर। वेव के फॉर्म में तो जाएगा। दैट इज, ये जो बन रहा है ना, दैट इज वेव, दैट इज वेव। अच्छा, इसमें दो पार्ट उठा हुआ होता है। ये जो दो उठे हुए पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, लेमडा। अब चूंकि यह एक लेंथ है, इसलिए इसको बोलते हैं, किसका लेंथ है, बोलो ये किस चीज का लेंथ है? वेव का लेंथ है, तो इसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेव लेंथ। अच्छा, एक बात और, एक बात और। मान लो उजमा को यहाँ पे बैठा दिया जाए और इसको भेज दिया जाए, ठीक है, इसको भेज दिया जाए इस पे, चलो इस पे तुम टहलो। मान लो एक गाड़ी बैठा के भेज दिया, तो ये क्या करेगी, तुम बताओ क्या होगा तुम्हारे साथ? पहले तुम ऊपर जाओगी, फिर नीचे आओगी, फिर ऊपर जाओगी, और फिर यहां से यही वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक तो नया था, यहां तक तो नया था, लेकिन यहाँ से फिर वही पाथ आ जाएगा। तुम्हें लगेगा अरे सर ये तो वही है जो अभी एक बार टहल के आई हूँ। तो ये वेव क्या कर रहा है बेटा, मान लो तुम यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक तो नया था रास्ता, लेकिन यहाँ आने के बाद कहोगे अरे सर ये तो पहले वाला ही है, अभी जहां से आई हूँ। अरे इसे क्या पता है कि ये आगे बढ़ गई है।
है कि नहीं? क्योंकि पूरा दोनों एक ही जैसा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक ही जैसा है। तो इसका मतलब ये क्या बोलेगी कि सर मैं एक ही रास्ते पर क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही, हाँ कि ना? बोलो, यही तो बोलोगी। यस सर। ठीक है। हाँ तो मैं बोलूंगा बात तो तेरी सही है, तू एक ही रास्ते पे रिपीट कर रही है, लेकिन 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 यूं गई, यूं आई, यूं गई, यूं आई, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक बात को नोट करते जाना। हालांकि ये स्लाइड मैं तुम्हें भेज दूंगा, मैं लिखवाते चलूं क्या, या तुम लोग लिख लोगे? मैं बस समझाऊं और तुम लोग रिकॉर्डिंग देख के लिख लोगे? बोलो। क्योंकि देखो ऐसे अगर मैं लिखवाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं समझाते जाऊंगा, तुम रिकॉर्डिंग देके फिर लिखोगे, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा। यस सर। क्या करूं, बोलो? यस सर। अरे बोलो ना। सर ऐसे समझाइए। बस ठीक है, चलो। हालांकि मैं ये भेज दूंगा, ये जो मैं लिखा हुआ हूँ ना सारा, ये मैं तुम्हें व्यूज भेज दूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो तुम सोचना ध्यान से, यहां से गए टनान टनान टनन, फिर उसके बाद यहां से रिपीट होने लगा, टनन टनन टनन, यहाँ आ गए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक चक्कर यहां से यहां तक लगाया, एक चक्कर हुआ, फिर अगला चक्कर यहीं से शुरू होगा, है कि नहीं? तो ये वेव में जो पार्टिकल है वो बार बार एक ही चक्कर लगा रहा है, एक ही पाथ पे बार बार मोशन कर रहा है। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, टाइम टाइम लगने वाला टाइम, टाइम रिक्वायर्ड इन वन रिवोल्यूशन इस टाइम पीरियड, क्या होता है भैया? ये टाइम पीरियड क्या है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड क्या है कि उज्मा को यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा, है कि नहीं? या फिर यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा, या तुम इसको सर्कल में देख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो सर्कल में देख लो। दिस इज पॉइंट ए। मान लो उज्मा को यहाँ पे दौड़ा दिया गया, यहाँ से यहाँ तक जाके एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, क्योंकि इसके बाद से तो फिर वही पाथ रिपीट हो जाएगा। क्या उज्मा सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये टाइम पीरियड एकदम अच्छे शब्द में लिखना। तो दो चीज तुमने सीखा, पहला वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ। वेव लेंथ, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे। अभी जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा ना, जब इसमें पूछे गए क्वेश्चन लास्ट ईयर के कराऊंगा, तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा अच्छा चलो ठीक है। तो ये वेवलेंथ, टाइम पीरियड। अच्छा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है क्या? अच्छे से नहीं कर दिखाई नहीं दे सकते। रहा है क्या? दिख रहा है ना? अच्छे से। ठीक है, तो दैट इज वेवलेंथ, दैट इज टाइम पीरियड। दो चीज हो गया। तीसरा, मान लेते हैं उज्मा के अंदर, मान लो हम लोगों ने सुपर पावर डाल दिया, ठीक है? तो क्या है, बहुत तेजी से चक्कर मारने लगेगी, टनन टनन टनन, है कि नहीं? अरे तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे पास सुपर पावर आ जाए, सुपरमैन बन जाओ, तो बहुत तेजी से चक्कर मारोगी ना? तो मान यस सर। लेते हैं एक सेकंड में इसने 10 चक्कर मार लिए, एक सेकंड में इसने बहुत सारे चक्कर लगा लिए। तो एक सेकंड में, एक सेकंड में लगाए गए, लगाए गए चक्करों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको एफ से डिनोट करेंगे, या इसको एन से डिनोट कर लो, एन से। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर में लगा, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मान लेते हैं उज्मा के अंदर आ गया सुपर पावर, एक सेकंड में इसने 10 चक्कर लगाया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 10। कितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा मान लो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर किसी का टाइम पीरियड ज्यादा हो, तो क्या उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा? तुम ही सोचो। मान लो कोई 5 सेकंड में या आधे सेकंड में, आधे सेकंड में वो एक चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा सेकंड उसका टाइम पीरियड हुआ। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगा लेगा?
बोलो बेटा, अगर तुम आधे सेकंड में, कितने सेकंड में बेटा आधे समय में। एक चक्कर लगाती हो इस गोले का, तो एक सेकंड में क गो चक्कर लगाओगे? 2 चक्कर। 2। 2 चक्कर। तो इसका मतलब एक सेकंड में लगाया गया ये चक्कर तो फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब अगर टाइम पीरियड आधा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है? खाना लेते हैं हम, डिनर, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? अबे एक सेकंड में कितना लगाओगे चक्कर? 2 ना। तो एक सेकंड में लगाया गया चक्कर ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। हो गया? तो यस इसका मतलब इन दोनों में कुछ रिलेशन तुम्हें नजर आ रहा होगा कि टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा है सर जी। तो ये पहला फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखाया हूँ, ये याद रखना। क्लियर है? यस सर। यस, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो ये था वेव नेचर के बारे में, हमने कुछ वेव नेचर से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें जानी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात। नहीं आया समझ में? आया बच्चा सर। लोग समझ में आया ना? हाँ, सर आ गया। ऐसे समझते चलना। ठीक है, तो लोगों ने बोला अच्छा चलो यार तुमने वेव नेचर के बारे में बता दिया, अगर कोई वेव है तो क्या उसका वेवलेंथ होगा? हाँ या ना बोलो। यस सर होगा। यस सर। अगर कोई वेव है तो उसका वेवलेंथ होगा। अच्छा, अगर कोई वेव है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी? यस सर होगा। यस अच्छा, सर। अगर कोई वेव है तो उसका वेवलेंथ भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, उसका टाइम पीरियड भी होगा। सही बात की गलत बात? सही बात। ठीक यस है, सर। तो अच्छा अब देखो, अगर कोई वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और जब तुम बीटेक में आओगे इंजीनियरिंग में या बहुत जगहों पे बीएससी एमएससी में या फिर तुम एमबीबीएस में जाओगी, तो वहां पे एक चीज तुम्हें सिखाया जाएगा कि सर हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी एक अलग कलर होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये किस पे, हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक कलर होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी का क्या है, मतलब हर तो कोई भी लाइट है ना, कोई लाइट तुम्हें नीला दिखता है, कोई लाइट पीला दिखता है, कोई लाइट हरा दिखता है। इसका रीजन ये होता है कि उस लाइट, वो लाइट एक वेव है ना लाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ये बात तुम्हें समझ में आया कि कोई लाइट तुम्हें किसी रंग का क्यों दिखता है? यस सर। क्योंकि हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी अच्छा, की वजह से। हाँ, और एक ना मैं बहुत रहस्य का बात बताऊंगा तुम्हें। रहस्य का बात जानना है तुमको? जो कोई एजुकेटर खैर बताता नहीं है, लेकिन तुम मुझसे पढ़ रही हो और तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो तुम्हें पूरी कहानी पता होना चाहिए, है ही नहीं? और जब तुम्हें पूरी कहानी पता होगा तो तुम्हारे बुद्धि का विकास होगा, तुम दूसरे लोगों से ज्यादा सोच पाओगे। देखो कैसे। पहली बात, कोई कलर, कोई लाइट किसी कलर में दिखता क्यों है ये तुम्हें बात पता है, लेकिन एक्चुअली मसला है ना, असली रीजन, एक बात मैं तुम्हें असली रीजन और बताता हूँ। हमें जो है ना, हमें जो है, लाइट ना बहुत बड़ा है, बहुत। हमें पता है, हमें पता है कौन सा लाइट दिखता है बस। ये लाइट समझ लो ऐसा है, बहुत बड़ा। लाइट एक वेव है, और वेव बहुत वो है। इसमें एक रेंज होता है, वेव में एक रेंज होता है जिसको बोलते हैं विजिबल रेंज। अब विजिबल रेंज जो होता है, विजिबल रेंज जो होता है, अच्छा तुम लोग एंगस्ट्राम का नाम सुना है तुम लोगों ने? एंगस्ट्राम, यस सर। क्या नील आर्मस्ट्रांग। एंगस्ट्राम क्या होता है? बस सुने हैं। अच्छा सुने हो, कोई बात नहीं, चलो इस कहानी को ना मैं आगे बताऊंगा, अभी तुम हो जाओगे कंफ्यूज, चलो कोई बात नहीं। छोड़ो, मैं लेकिन इस कहानी को ना तो मुझे कभी याद दिलाना, मैं तुम्हें बताऊंगा। एक्चुअली हमें क्या है ना, हमें सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखता है। हमारी आंखें जो हैं, ये हमारी आंखें जो हैं, वेवलेंथ 4000 लेमडा, 4000 एंगस्ट्रॉम लेमडा से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम लेमडा वाली वेव को ही देख पाती है। देखो सूर्य से वेव हजारों संख्या में निकलती है, लेकिन जो वेव इस रेंज में लाई करता है, हमारी आंखें जो हैं इसी वेव को देख पाती हैं। लेकिन जो वेव इससे छोटा होता है उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। यह अल्ट्रा वायलेट रेज आती, उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या तुमने नाम सुना अल्ट्रा वायलेट? ओजोन परत अल्ट्रा यस वायलेट सर। रेज को नीचे नहीं आने देती है।
तो ये जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं क्यों होती हैं? क्योंकि उनका वेवलेंथ जो होता है ना 4000 से कम होता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये है अल्ट्रा वायलेट। इसका जो 4000 एंगस्ट्रॉम है दैट इज वायलेट, और 8000 एंगस्ट्रॉम पे होता है रेड। रेड बहुत दूर तक दिखाई देता है। रीजन यही है कि वो उसका लेमडा ज्यादा होता है। अरे खतरे का निशान हमेशा रेड से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तुमने एक बात सुना होगा, लोग कहते हैं कि भूत हमें दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि भूत तो होते हैं, बहुत लोगों का मानना है। किसी का मानना है? हाँ। नो सर। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नाम सुना है तुमने? पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बहुत सारे यस साइंटिस्ट होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाते हैं। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? यस सर। ठीक है। तो वो लोग कैसे पता लगाते हैं? वो लोग ना एक वेव डिटेक्टर लिए लेके घूमते हैं। अब अब हम तुम्हें पता है, अगर कोई ऐसा वेव है जिसका लेमडा 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, उसको हमारी नंगी आंख देख नहीं सकती है। लेकिन जो वेव डिटेक्टर है वो पता कर सकता है। तो लोग क्या कहते हैं उसमें ना वो लोग सेट किए रहते हैं कि अगर कोई, देखो, भूत मतलब होता है एनर्जी, भूत मतलब आत्मा, आत्मा मतलब एनर्जी। ठीक है, आत्मा मतलब वेव। बात समझ रही हो? तो वो लोग कहते हैं यस सर। कि अगर इस वेवलेंथ की एनर्जी यहाँ पाई जा रही है तो इसका मतलब वहां आत्मा है। तो वो यही डिटेक्ट करता है। तो अगर वह वेवलेंथ उनके आसपास होगा तो ट्यू ट्यू बजने लगेगा, तो कहेंगे यहाँ आत्मा है। समझे? तो हम हर वेव को नहीं देख सकते, हम हर चीज को भी नहीं देख सकते। इसीलिए ना तो हमें शैतान दिखाई देते हैं और ना ही भगवान दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो वेव है ना, ये अलग वेव में पाए जाते हैं। हमारा जो देखने का रेंज है ये है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो जानवर जान जाते हैं। सोचो कैसे जान जाते हैं, बताओ। अच्छा, तुमने कभी डॉगी वोगी देखा है? यस सर। अरे उन्हें बहुत बार आइडिया लग जाता है। उसका रीजन ये होता है ना, उनकी जो आंखें होती हैं भगवान ने इस तरीके से बनाई बनाई हैं कि वो 4000 से कम में भी देख पाएगा। तुम्हें बात फील हो रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? या तुम्हें बस लग रहा है ये बस कहानी कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर। हाँ। तो ये बात होती है, हमारी नंगी आंखें हर चीज को नहीं देख सकती हैं। तभी तो हम टेलीस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अरे तुम्हें बताओ, अगर हमारी नंगी आंखें सब देख लेती तो माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत पड़ती है ना? बच्चा लोग समझ में आया? बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। ठीक है। तो तुमने सीखा कि नेचर यस ऑफ सर। लाइट क्या है। लाइट का नेचर पार्टिकल होता है या कैसा होता है? फिर अब बात, लोगों ने फिर पूछा साइंटिस्टों से, यार तुमने तो ये बता दिया कि लाइट किस नेचर का पाया जाता है, ये बताओ लाइट आता कहाँ से है? ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या था? पहले के जमाने में लोग कैसे थे? भिखारी थे। उनके पास कुछ था, टॉर्च वॉर्च मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था ना। कुछ नहीं। उस टाइम पे क्या था? सिर्फ सन था जिससे लाइट आता था। दिन में सूरज से लाइट आता था, और रात को चांद से लाइट आता था। हाँ सर। हाँ, जुगनू उगनू से भी आता था। उसके बाद लोगों ने ना आग जलाना सीख लिया, तो आग से भी लाइट आने लगा। अरे आग से भी तो प्रकाश आता है, लाइट यस उजाला सर। होता है। ठीक है। तो सोर्सेस थे, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस नाम है, नाम से ही लग रहा है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करे? बताओ, बताओ तुम लोग, ये तो बचपन में पढ़े होगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो प्रकाश को, जो लाइट को स्वतः क्रिएट करता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट खुद क्रिएट करे। जैसे सन। अब सन में कौन आग जलाने जाता है? तुम्हारे चाचा? कोई करता है वहां आग जलाता है कोई? नहीं जलाता ना। सन अपने आप सुबह उग जाता है और शाम को सेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक हमें लाइट देता है। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? सही बात या नहीं बात? यस सर। अच्छा, और कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बताओ। पहला हो गया सन, और सर मून। मून, और स्टार्स।
सन भी तो एक स्टार है, हमने नाम दिया है सन, लेकिन है वो एक स्टार। ठीक है। तीसरा टॉर्च भी तो तुम्हारा हो सकता है। अच्छा, नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो खुद प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकता, लेकिन प्रकाश को स्टोर करके प्रकाशित हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे चंदा मामा। अगर तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, चंदा मामा को प्रकाश पता है कहां से मिलता है? बताओ कहां से मिलता है? सन से। हाँ, चंदा मामा क्या करते हैं, सूरज महाराज से क्या करते हैं ना, पूरा दिन भर अपने को चार्ज करते हैं। सूर्य से जितना भी लाइट्स आते हैं अपने अंदर। कैसे बनाऊं चंदा मामा को? गोल बनाऊं? नहीं, चलो गोल नहीं बनाता हूँ। ऐसे चंदा मामा दूर के, है ना, ये हैं तुम्हारे स्टार। ये तुम्हारे मून। ये क्या करते हैं, सन से सारे लाइट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं दिन भर बैठ के मस्त। और जब सनसेट हो जाता है तो खुद को क्या करते हैं, हमें शो करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये खुद प्रकाश नहीं लेते हैं, इनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है। तुम सोचो, अच्छा तुम्हारे पास दिमाग है, बुद्धि है ना? यस सर। ठीक है। तो सन, आज तक सन पे कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि सन ना खुद जल रहा है, वो अपने अंदर से आग उगल रहा है, अपने अंदर से लाइट पैदा कर रहा है। अरे सन से प्रकाश क्यों आता है? वहां बहुत हीट है, मतलब तुम जा ही नहीं सकते, जाओगे जल जाओगे। अब तुम बताओ, अगर चंदा मामा भी ऐसे अपना अपने अंदर आग उगलते हैं और हमें प्रकाश देते हैं, तो नील आर्मस्ट्रांग, बहुत सारे लोग चंदा पे पहुंच कैसे गए? कैसे पहुंच गए? यस सर। पहुंचे थे। इसका मतलब ये था इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ये दूसरों के लाइट से प्रकाशित होते हैं। समझ में आया? यस यस सर। लेकिन हम सूर्य पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जहाज से जाएंगे पता चला अभी 1 किलोमीटर पहले ही जहाज गायब, जल उल गया, हड्डी वड्डी चूरा कुछ नहीं मिलेगा। सन इतना ज्यादा आग उगलता है। बात समझ में आया? यस सर। गुड। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में पूरा घुस गया होगा। अब आते हैं लाइट के कैरेक्टर स्केच पे। देखो, असली पढ़ाई तो कल से ही होगी, लेकिन अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ के? यस सर। यस सर। हाँ, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम्हें आना चाहिए लाइट के बारे में, है ना? बाकी सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम डेली क्लास करोगी तो। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, मान के चलता हूँ कि अगर बच्चा क्लास में है तो कभी भूल नहीं सकता है। तुम ऑफलाइन क्लास में होती 20,000 फीस वसूल था लेकिन ऑनलाइन क्लास में हो, इसलिए फीस हम लोग ज्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो, लाइट की पहली कैरेक्टरिस्टिक, लाइट एक वेव है। और कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इसके मैं इसको ना आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। दूसरा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब तुम कहोगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है? डू यू नो स्ट्रेट लाइन? सीधी यस रेखा सर। में। यस तुम सर। कभी अपने अपने टॉर्च को जलाना, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है क्या? जिग जैग करते हुए जाता है क्या? नागिन बन के नहीं। जाता है क्या? नहीं ना, स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है। और यह सवाल, लाइट देखो, वेव जो होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन पूछा जाता है कि वेव जो है ना, दो तरीके से बांटा गया है पूरा, मतलब पूरे फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन दो जगह से, दो दो तरीके से बांटा गया है। एक है ट्रांसवर्स, और दूसरा बताओ लॉन्गिट्यूडनल। तो तुमसे पूछा जाएगा कि लाइट ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में आता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैटेगरी में आता है। ट्रांसवर्स ये वाले होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ये वाला होता है, कंपन कर रहा हो जो। नहीं समझे? जैसे हम जो बोल रहे हैं ना, ये कंपन करते हुए जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। यस सर। और ट्रांसवर्स भी वैसे जा रहा है। तो लाइट किस तरीके से जा रहा है? ट्रांसवर्स जैसे जा रहा है, तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ये ध्यान रखना, लाइट किस टाइप का वेव है? ट्रांसवर्स टाइप का वेव है। ये 2 बार एएमयू में पूछा गया खुद। ठीक। अब ट्रांसवर्स वेव इसको कहने का रीजन है, ठीक है, कि ट्रांसवर्स वेव के लिए ध्यान से समझना, ठीक है। लाइट, अच्छा एक बात बताना, लाइट को चलने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं
एक बात सुनना ध्यान से, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं किसी को बोलूं, तुम किसी को बोलो, तो उसको आवाज ना पता है तभी सुनाई देगा जब मीडियम हो उन दोनों के बीच में। नहीं समझे? साउंड नो वेव सर। तभी चल सकता है, साउंड वेव स्पेस में, पता है स्पेस में जब जाते हैं, स्पेस में कोई मीडियम होता है? स्पेस मतलब समझती नो हो? सर। स्पेस क्या होता है? व्हाट इज स्पेस? ब्रह्मांड। पृथ्वी से बाहर निकल के जब जाओगी तो लोग सूट पहन के जाते हैं। वैसे पता है तुम स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं होता है, ना हवा होगा ना पानी होगा ना कुछ होगा, कोई मीडियम नहीं। वहां पे अगर जो एस्ट्रोनॉट हैं, 2 एस्ट्रोनॉट गए हो मान लो स्पेस में, ब्रह्मांड में, तो अगर तुम वहां पे बात करना चाहो ना दूसरे वाले से, नहीं बात कर पाओगे। तुम बोल लो उसको सुनाई नहीं देगा। रीजन क्या है सुनाई ना देने का, बताओ? कोई वेव नहीं होता है वहां पे। मीडियम ही नहीं है कोई। मान लो एक ये तुम हो ए, और एक मान लो मैं हूं, हम दोनों वहां बात करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। अगर मान लो हवा, जैसे हम लोग बात करते हैं क्योंकि हमारे बीच में हवा नाम का एक मीडियम है, तो ये हवा में हमारी वेव प्रोपोगेट करके दूसरे तक जाती है, साउंड वेव को। हम जो साउंड निकाल रहे हैं ना, एक वेव है। दो ही चीज हो सकता है, या तो वाई वेव हो या पार्टिकल हो, तो हम जो साउंड वेव निकाल रहे हैं दैट इज वेव। ठीक है? अर्थ पे मीडियम है, अर्थ पे मीडियम क्या है? हवा, जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन लाइट के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता है? बोलो, खुद अपने नो दिमाग से सर। सोच लो, क्यों नहीं आवश्यकता है? अरे बोलो ना, आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर आवश्यकता होती तो आप बताओ, सूरज से निकल के पूरे ब्रह्मांड को पार करके ये पृथ्वी तक आ रही है, तो अगर बिना मीडियम के चल नहीं पाती तो पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई मीडियम ही नहीं था। लेकिन अगर ये पृथ्वी तक आ पा रही है, इसका मतलब इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। नहीं। मीडियम हो तो भी चलेगी, और मीडियम ना हो तो भी चलेगा। कितने लोग समझ गए? यस सर। क्लियर? यस बहुत सर। अच्छी बात। अच्छा, ये भी बात तुम्हें याद रखना है। 3 पॉइंट हो गया, ठीक है? ये तुम्हें सब अपने नोटबुक में एकदम कायदे के साथ लिखना है, ठीक है? चौथा, तुम इमेजिन करो लाइट की स्पीड कितनी होगी। हेलो, लाइट की स्पीड कितनी होगी, सोचो। बोलो, सर बहुत ज्यादा कम होगी या ज्यादा? इतना तो बता सकते हो ना। तेज, बहुत ज्यादा। स्पीड बहुत ज्यादा होगी। मैं बताता हूँ, जब सर मे सन, बी 3 × 10⁸ या राइट, मीटर पर सेकंड। यस राइट। देखो उस्मा, मैं बता रहा हूँ, अनिशा तुम भी ध्यान से सुनो। ये सूरज है और ये पृथ्वी है। सूरज कितना दूर है हमसे? बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। हम वहां तक यस कभी सर। जा भी नहीं सकते। लेकिन वहां से लाइट आ जाती है 8 मिनट 26 सेकंड में। 8 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है क्या? नहीं, बहुत कम टाइम होता है कि नहीं? यस सर। इतने कम टाइम में हजारों सैकड़ों मील की दूरी ये तय करके आ जाती है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कितने देर में आएगा यहाँ पे? तुरंत। तुरंत। यही स्पीड है लाइट। तुम कहोगे अरे बाप रे सर, ये बहुत तेज है कि नहीं? यस सर। इससे भी ज्यादा तेज है। कई बार होता है कि आने में इसको तो टाइम लग जाएगा, पर वहां से अगर लाइट चलती ना तो तुरंत आ जाती। इससे भी, इसीलिए बोला गया है कि लाइट से ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता। लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा किसी भी चीज की वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तुम चाहे हवाई जहाज बना लो, जेट बना लो, प्लेन बना लो, रेलगाड़ी बना लो, बाइक बना लो, सुपर बाइक बना लो, सुपर जेट बना लो, लाइट की स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था, E = mc²। याद है? तुम लोग पढ़ा है कभी? देखा तो होगा ही। यस सर। आइंस्टाइन का कहना ये था कि अगर तुम लाइट की स्पीड से भागने लगे ना, तो तुम्हारी उम्र कभी बढ़ेगी ही नहीं।
लेकिन क्या कभी ये पॉसिबल है कि तुम लाइट की स्पीड से भाग पाओ? नो सर। बट स्टिल साइंटिस्ट आर वर्किंग। सोचो कैसा हो, मैं तुम्हें यंग दिख रहा हूँ खूबसूरत सा, कैसा हो मैं बुढ़ापे में भी ऐसा यंग खूबसूरत सा दिखूं, है ना? इससे बढ़िया बात हो सकता है क्या? नो नहीं। सर। बट हमारी उम्र बढ़ती है क्योंकि टाइम का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन साइंटिस्ट नाब साहब ने कहा कि अगर आप लाइट की स्पीड से भागने लगो ना, तो टाइम का आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो लाइट की स्पीड तुम्हें याद रखना है। लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख 3 लाख किलोमीटर, या ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितने लोग को ये बात फील हुआ कि तो बहुत ज्यादा है? ठीक है, फील हुआ? यस सर। ओके। अब देखो, लेकिन लेकिन एक ये जो स्पीड मैंने बताया ना, कहाँ पे है? वैक्यूम में कह लो या एयर में सर कह लो। फ्री स्पेस में। हाँ, फ्री स्पेस कह लो, एयर में भी इतना ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन 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 तुम्ही को मान लो ले लेता हूँ उजमा, तुमको मैं रोड करता हूँ, तो तुम्हारी कुछ स्पीड होगी। स्पीड, चाल, वेलोसिटी समझती हो ना कि नहीं समझती हो? यस सर। स्पीड मतलब होता है तुम कितना तेज भाग रही हो, है ना? लेकिन मान लो वही तुमको मैं पानी में दौड़ाने लगूं, मान लेते हैं तुम पानी में सांस ले सकती हो, तुम ऐसी क्रिएचर, ऐसी प्राणी ये बन चुकी हो कि पानी में सांस ले सकती हो। लेकिन फिर भी अगर मैं तुमको उसके अंदर दौड़ाने लगूं, तो क्या स्पीड पहले जैसा रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो है जाएगी। ना? कम हो जाएगा ना? अगर मैं तुमको रेत में दौड़ाने लगूं, और कम हो जाएगा। मैं तुमको कांच में दौड़ाने लगा, और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मीडियम चेंज होगा, ये सब मीडियम है। एयर एक अलग मीडियम है, कांच एक, ग्लास, कांच मतलब ग्लास समझ, ग्लास एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है। तो अलग अलग मीडियम में बेटा आपकी स्पीड भी तो अलग अलग होगी। तो क्या यस लाइट सर। की स्पीड नहीं चेंज होगी? हाँ सर, लाइट की भी स्पीड चेंज होगी। और लाइट की जो स्पीड होगी, ध्यान समझ, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। और इसको हम रिफ्रैक्शन में देखेंगे कि मीडियम का स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? नहीं क्लियर? यस सर। क्लियर सर। अच्छा एक बात और, देखो, जब वेलोसिटी में चेंज होता है ना, ध्यान सुनना, हेलो, यस सर। जब लाइट के वेलोसिटी में चेंज होता है, अगर वेव के, लाइट मतलब वेव, और अगर वेव की वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेव के वेवलेंथ में भी चेंज होगा। तो मीडियम चेंज करने पे वेवलेंथ भी चेंज होता है, ये भी ध्यान रखना। मीडियम चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज होती है, तो मीडियम चेंज करने पे वेवलेंथ चेंज होता है। लेकिन लेकिन एक आदमी है जो चेंज नहीं होता है, बताओ क्या? फ्रीक्वेंसी। 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 और यहां से एएमयू ने सवाल उठाया था कि मीडियम बदलने पर क्या नहीं बदलता है। क्योंकि देखो, एक फार्मूला होता है, ये जो तुमको याद रखना है, v इजिकल टू होता है एन लेमडा, वेलोसिटी इजिकल टू एन लेमडा। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल को बोलते हैं सी, यह एक स्पेशल नाम है। सी, अगर कहीं सी दिख रहा है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट। पूरे ऑप्टिक्स में अगर कहीं सी लिखूंगा तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट। सी इज इक्वल टू होता है एन लेमडा। एन के जगह पे मैं 1/t भी लिख सकता हूँ, इंटू लेमडा। क्या सही बात है? यस सर। तो ये देखो, v बदलेगा तो लेमडा बदलेगा, लेकिन n जो है कांस्टेंट रहेगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सही बात है? यस सर। ओके। और अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखना है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, मीडियम चेंज हुआ, लाइट जो है एयर से वाटर में गया, तो क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर होगा। लेमडा चेंज होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज हुआ, लेमडा चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा तो कलर चेंज होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली इस पे भी सवाल बना था। वाई कलर क्यों नहीं चेंज होगा बेटा? सर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली कलर जो है किसकी प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी का। है। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो कलर कहाँ से चेंज हुआ? क्या बेटा? मनीषा, उमजा, यस सर। समझ में आ रहा है? यस। क्लियर है? ठीक। यस सर। तो यहां से भी सवाल बना था। छोटी छोटी बातों से एमयू सवाल बना देगा, और किस बात से सवाल बनाएगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए मेरे हर एक बातों को क्या करोगे? ध्यान से रट लोगे, है ना? तो मैं एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ। नोट्स सबके मिलने चाहिए मुझे, है ना? असाइनमेंट्स में तुम्हें नोट्स भेजने हैं आज के, भेज पाओगे मुझे? यस सर। ठीक है, चलो। उसके बाद अब देखो, लाइट जब भी किसी सरफेस से टकराएगा, मान लो मैंने यहाँ पे लाइट जलाया, ठीक है, तो क्या वो वापस लौट के जाएगा? हाँ जी सर, जाएगा। तो इसका मतलब लाइट जब सरफेस से टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जितना ज्यादा चिकना सरफेस होगा, जैसे तुम समझो शीशा जो होता है, दर्पण सबसे ज्यादा चिकना होता है, तो उससे लाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। और जितना ज्यादा खुरदुरा होगा उससे कम रिफ्लेक्ट होगा। ठीक बात, ये भी याद रखोगे। यस सर। और लाइट को चलने के लिए कोई भी मटेरियल या मीडियम किसी तरीके की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी जो हमने देखा और एक एक पॉइंट को समझा, और आपको ये रट के आना है, ठीक है? अब यहां से शुरू होगा असली खेल। यहां से क्या शुरू होगा? असली खेल, जिसको अपन लोग बोलेंगे, पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन शो करता है। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो यह कोई प्लेन सरफेस है। क्या है बेटा? प्लेन बोलो। सरफेस। प्लेन सरफेस, सारे लोग बोलेंगे। अच्छा, तुम लोग को मेरा पढ़ाया अच्छा तो लग रहा है ना? बोरिंग तो नहीं है? यस सर। मैं बोरिंग आदमी तो नहीं हूँ? नो सर। बहुत बढ़िया। ये है प्लेन सरफेस। अच्छा, प्लेन सरफेस, अब कोई भी प्लेन सरफेस हो, तो अगर मैं जब इस पे लाइट डालूंगा, मान लेते हैं हमारा प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण मतलब रे। क्योंकि देखो ऐसे फील करना, जैसे जब तुम टॉर्च जलाती हो ना, तो क्या होता है? लाइट निकलता है, लेकिन लाइट हमेशा रे के फॉर्म में निकलता है। तुम बताओ कगो रे निकलता होगा? कितना रे निकलता होगा? बहुत सारा रे निकलता होगा। लेकिन हम एक रे को लेके स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा काम एक रे करेगा वैसा काम सारे रे करेंगे। तो एक रे दिखा रहा हूं, ये एक रे ऐसे आ रही है। तो देखा यह गया कि हम जैसे इस पे रे छोड़ रहे हैं, तो जैसे गई यहाँ पे टकराने के बाद से ये वापस चली गई। जिस तरीके से एक बॉल को तुम दीवार पे मारती हो तो क्या होता है? बाउंस बैक हो जाता है, तो ये भी बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है? तो जो रे गिर रही है इसको बोला गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट हो रहा है, गिर रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसको बोलते हैं, या क्या कांड करके जा रहा है? रिफ्लेक्शन नाम का कांड रिफ्लेक्टेड रे। करके जा रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि जब भी किसी प्लेन सरफेस पे कोई लाइट गिरती है या कोई भी रे गिरती है, तो वह उस प्लेन सरफेस से टकरा कर अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक करती है, रिटर्न हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिमाग में लाइट। घुसा कि नहीं? है ना? यस सर। ठीक। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, अच्छा, जिस मीडियम में पहले थी रे, अभी भी उसी मीडियम में है कि अलग मीडियम में चली गई है? सर उसी मीडियम में है। उसी मीडियम में है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में होता है। तो लोगों ने बोला चलो यार रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए दो नियम बनाए गए। पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है उसको ध्यान से सुनना बेटा। ध्यान से सुन रहे हो ना बच्चा लोग? यस सर। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अच्छा, नॉर्मल तुम्हें पता है नॉर्मल क्या होता है? यस सर। देखो मैं बताता हूँ। यह एक प्लेन है या कोई भी सरफेस है। नॉर्मल मतलब हुआ इस प्लेन पे एक इसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। डालना। नॉर्मल मतलब क्या हुआ? इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर। क्या ये परपेंडिकुलर है? दो चीजें यस परपेंडिकुलर कब सर। होती हैं? जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है। यह भी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो इस प्लेन के इस पॉइंट पे जहां से रिफ्लेक्शन नाम का कांड हुआ है, वहां पे बेटा परपेंडिकुलर एक डाल दो। क्या डाल दो? पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और सारी कहानी परपेंडिकुलर से होगी। कहां से होगी? ना दीवार से होगी, ना दीवार के बाहर से होगी, सब होगा परपेंडिकुलर से। अब परपेंडिकुलर, ओहो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तुम लोगों में से कोई सस्ता वाला माइक यूज कर रहा है क्या? सस्ता वाला हेडफोन? पहली बात, क्लास हमेशा हेडफोन लगा के किया करो, ठीक है? आसपास का वो नॉइज आता है ना, उससे तुम भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्लास भी डिस्ट्रैक्ट होता है। सबके पास ईयरफोन है ना, कि भिजवा दूं? यस सर। हम्म। और सस्ते वाले ईयरफोन से बिल्कुल क्लास नहीं, बढ़िया वाला ईयरफोन लगाना है ना। सस्ते वाले Yes, sir. ईयरफोन्स क्या करते हैं ना, नॉइज क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो पहले सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल। तो पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि मान लेते हैं मैं नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई एंगल बनाती हुई आ रही है, तो जाने वाली रे अगर आर एंगल बनाती है, तो नियम ये कहता है कि बेटा देखो, अगर तुम रे हो तो हमको कोई लेना देना नहीं है, तुमसे तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से समझना है, ये प्लेन है, नॉर्मल है, तो जिस एंगल से तुम आ रही हो ना, उसी एंगल से जाना भी पड़ेगा। आइए, ठीक बात है, लेकिन जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से जाएंगी। तो ये अगर आई एंगल बना के आ रही है और आर एंगल बना के जा रही है, तो हमेशा आई जो होगा आर के बराबर। कितने लोग बात समझ गए? यस सर। इसको, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। Incident. और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी में चाहिए मुझे, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ एंगल मस्ट बी इक्वल। क्लियर और नॉट? बोलो बच्चा लोग। Clear. ठीक, तो आई बराबर हो गया आर। अब बात आती है कि सर जी ये तो ठीक है, आपकी बात तो मैं समझ गया, पहला नियम तो समझ गया, दूसरा नियम क्या था? तो इसको लिखते हैं सेकंड नियम, सेकंड रूल, या सेकंड लॉ। लॉ कह लो, रूल नहीं, रूल अलग होता है, लॉ अलग होता है, ठीक है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? कहानी सुनना ध्यान से। यह क्या है? इंसिडेंट रे है। यह क्या है? नॉर्मल है। और यह क्या है? रिफ्लेक्टेड है। इन्होंने बोला था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होगा। मतलब वो ऐसे हो सकता है, देखो ये तीनों उंगलियां जो हैं, ये नॉर्मल हो गया, या इंसिडेंट एंगल हो गया, या रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब तीनों एक प्लेन होने का मतलब, अगर मैं इसको एक प्लेन में चिपकाना चाहूं, देखो ये चिपका रहा हूं एक प्लेन में, क्या तीनों एक प्लेन में चिपक जा रहा है ना? Yes, sir. तो नियम यह कहता है कि ये तीनों एक ही प्लेन में चिपकेंगे। अच्छा ये देखो, क्या यह तीनों, मान लो इसको नॉर्मल मान लो, इसको रिफ्लेक्टेड मान लो, इसको इंसिडेंट मान लो, तो देखो यह भी तो एंगल 90 बना रहा है, और ये भी तो एंगल 90 बना रहा है। तो पहला नियम तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि हाँ भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल Alignment. और इंसिडेंट एंगल बराबर होना चाहिए, दोनों 90-90 है। लेकिन दूसरा नियम क्या सिद्ध हो पा रहा है? क्या तीनों को एक प्लेन में तुम डाल सकते हो? अगर यहाँ पे एक प्लेन में डालो, यहाँ पे, तो ये वाला बच जा रहा है, और अगर इन दोनों को एक प्लेन में डालो, इन दोनों को, तो ये वाला बच जा रहा है ना? कहाँ प्लेन में चिपक रहा है? तो इसका मतलब ये दोनों नियम फॉलो होना चाहिए। अगर सिर्फ एक नियम फॉलो होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा, दोनों नियम फॉलो होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आया? सर आ दूसरा नियम, गया। गुड। सर इंसिडेंट रे, हाँ रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। हाँ, ये सिर्फ कहना ही नहीं है, इसको फील करना है कि एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है? यस नीट या सर। इंजीनियरिंग या आईआईटी के लिए तुम्हें फिर से ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे वो लोग बस बता देंगे, फील नहीं कराएंगे, क्योंकि टाइम कम होता है। लेकिन मैं हूँ प्योर इंजीनियरिंग का आदमी, तो मैं जब तक फील नहीं कराता हूँ, मुझे फील ही नहीं होता कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो लगता है किताब रटवा रहा हूँ। तो देखो, किताब रटना इज अ डिफरेंट थिंग,
अगर तुम्हें किताब रटना है तो किसी भी गली मोहल्ले किसी भी टीचर को पकड़ लो, और अगर तुम्हें फील करके फिजिक्स पढ़ना है तो भैया तो मैं तो फील करके ही पढ़ाऊंगा। बात बूझे कि नहीं बूझे? यस सर। sir. चलो एक क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। सपोज दैट ए है इसका नॉर्मल, देयर इज अ लाइट ऑफ रे जिसका इंसिडेंट एंगल जो है दैट इज आई वुड लाइक टू टेल यू 15 डिग्री। तो कैन यू टेल मी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? Can you just tell me angle of reflection, please, if possible? 15 degree. Angle of reflection एकदम कायदे से बोलना। मान लो ये 15 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें बताना है। पहला सवाल वो भी बहुत ही 15 सरल। होगा सर, फर्स्ट लॉ के उससे। फर्स्ट लॉ का यूज करो, तुम करो, मैं क्यों करूं? मैं तो फर्स्ट लॉ समझा दिया, फील करा दिया। अब तुम्हारा तो काम है 15 डिग्री। 15 डिग्री। सर इक्वल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री ही होगा। अच्छा चलो, मान लो लाइट रे ऐसे आई है तो जाएगी कैसे? ऑफ कोर्स ऐसे जाएगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। यह किसके साथ एंगल है? दीवार के साथ। मैंने क्या बोला था? हम एंगल नॉर्मल के साथ देखेंगे, दीवार से ना तो हमें दीवार के साथ एंगल देखना है ना दीवार के बाहर से एंगल देखना है, हम तो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल देखेंगे। तो ये पूरा कितना होता है? नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, तो ये 15 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 75। 75। 75 डिग्री। 90 माइनस 15 75 होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 75 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 75। और तुम लोग क्या बोल रहे थे गधीड़ो? क्या बोल रहे थे? पहले क्वेश्चन में बोल्ड हो गए तुम लोग हैं? बहुत मार खाओगे, मुझे पता था तुम लोग गलती करोगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं। कल से में भी हो सकता है तुम्हारा मैथ्स भी चलने लगे। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, देन बायो। ठीक है, उसके बाद इंडोर जीएस लास्ट के महीने में पढ़ेंगे। तो उज्मा एंड मनीषा, वुड यू लाइक टू शेयर योर फीडबैक? कैसा लगा आपको हमसे पढ़ के? सर अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत अच्छा लगा। 10 में से आप कितना रेटिंग देना चाहोगे? झूठ नहीं, सच सर 10 बोलना। आउट ऑफ 10। अरे नहीं, सच बोलना, ईमानदारी के साथ, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। बताओ भाई उज्मा। सर 10। 10। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मुझे भी तुम लोग के साथ पढ़ के अच्छा लगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, 8 बजे से फिजिक्स होगी और मैथ्स अभी टाइम टेबल में डलवा देता हूँ, डलवा दूं टाइम टेबल? यस यस सर। सर। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं कल से, और मेहनत से पढ़ेंगे। पूरे 3 महीने का सफर है, साथ में कंप्लीट करेंगे, और तुम लोग सेलेक्ट होने के बाद मिठाई लेके आना। लाओगे ना गाइस? श्योर। ओके, वेल ओके डन सर। गाइस। तो चलो मिलते हैं कल, तक के लिए बाय बाय, टाटा ओके। एंड जय हिंद। बाय।